साथियों, आपको महिला जागरण का उद्देश्य पुस्तक से लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। स्थिति का सही मूल्यांकन करें। इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 32 से पिछले वीडियो के तारतम्य में। आइए सुनते हैं। न केवल सरकार ने वरन अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने भी स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और इनके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में काफी कुछ परिवर्तन भी आए हैं। पहले की अपेक्षा अब अधिक लड़कियां स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही हैं। लगभग सभी विभागों में महिलाएं नौकरी पेशा पदों पर काम भी करती हैं। विचारशील और सुसंस्कृत स्त्रियां पिछड़ी महिलाओं को आगे लाने, ऊंचा उठाने के लिए मिशनरी भावनाओं से अधिक कार्यरत है। इन प्रयासों और परिवर्तनों के बावजूद भी महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, यह स्पष्ट करना कठिन है। एक कारण तो यह है कि हमारे देश में क्षेत्रीय, धार्मिक एवं शहरी तथा ग्रामीण विभीषिकाएं इतनी हैं कि कोई सर्वोपयोगी कसौटी तय कर पाना मुश्किल है। रीत रिवाज, परंपराएं और रूढ़ियां भी इतनी भिन्न भिन्न है कि एक स्थान पर उनकी जानकारी एकत्रित कर पाना मुश्किल ही होगी। फिर भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति जानने के लिए सरकार की ओर से सन 1971 में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई, जिसने सारे देश में घूम घूम कर छानबीन की और तथ्य इकट्ठे किए। इस समिति ने सन 1975 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में हुई चर्चाओं और गवेषणाओं का निष्कर्ष यह है कि भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत सुधरी है और उनका स्तर ऊंचा उठा है, पर अधिकांश स्त्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। वे अभी भी पिछड़े वर्ग की हैं और बड़ी दयनीय दुर्दशा तथा कठोर वातावरण में अपना जीवन गुजार रही हैं। उन्हें कानून और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं तथा जितनी महिलाएं उन अधिकारों का लाभ उठा रही हैं अथवा उठा सकती हैं, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। बड़ा भारी अंतर है। कहा जा सकता है कि इन अधिकारों का उपयोग न करने की स्थिति में वे ही महिलाएं होंगी जो कि अशिक्षित हैं या पिछड़े परिवारों की हैं। यह तो है ही, पर जो लाभ उठा सकती हैं अर्थात शिक्षित और सुसंस्कृत हैं, वे भी अपने आप को असमर्थ पाती हैं। उदाहरण के लिए सन 1961 में दहेज के खिलाफ कानून बना था। तदनुसार दहेज का लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी करार दिया गया। 1975-76 में कई प्रांतीय सरकारों ने इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, लेकिन ढंग बदलकर सभी धर्मों, क्षेत्रों व जातियों में यह प्रथा प्रचलित है। कई स्थानों पर लोग अब विवाह से पहले ही दहेज वसूल करने की कोशिश में पाए जाते हैं। दहेज का नाम, ढांचा और तरीके भर बदल दिए गए हैं। यह पर कुप्रथा तो वैसी की वैसी ही जारी है। इसी प्रकार
प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क है। लड़के और लड़कियों का स्पष्टीकरण यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक ही कानून है। पर लड़कों की अपेक्षा स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या कम है। कारण कि लड़की को पढ़ाने की कोई उपयोगिता ही नहीं दिखाई देती। लोग अपने लड़कों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने का उत्साह रखते हैं और इसके लिए भरसक प्रयत्न भी करते हैं, पर लड़की को अधिक से अधिक साधारण प्राथमिक शिक्षा दिलाकर चूल्हे चौके में लगा देने की बात सोची जाती है। कानूनी व्यवस्थाओं और समाज सुधार के प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में संतोषजनक सुधार अब तक नहीं हो सके, यह विचारणीय है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि कानून जन सहयोग के अभाव में कोई भी प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। कानून जन सहयोग के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ होता है। तमाम प्रयत्नों के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने का प्रधान कारण यह है कि महिलाओं के प्रति लोगों के विचार एवं धारणाएं आज भी लगभग वैसी ही हैं जैसी कि मध्य युग में थी। मध्य युग में नारी के शोषण की स्थिति तब निर्मित हुई थी जबकि उसे पुरुषों से नीचा और पुरुषों को नारी से बहुत अधिक श्रेष्ठ समझा जाने लगा था। जनमानस में घुसी इन धारणाओं में अभी भी कोई विशेष अंतर नहीं आया। इसका एक छोटा सा उदाहरण घर में पुत्र जन्म के अवसर पर असीम उल्लास और कन्या के जन्म अवसर पर बुझी हुई खुशी व्यक्त करने के रूप में देखा जाता है। साथियों, स्त्रियों का रहन सहन और उनका विकास स्तर भले ही पहले की अपेक्षा ऊंचा हो गया हो, पर पुरुष उसे समझता अपनी सेविका और दासी ही है। अशिक्षित ग्रामीणों द्वारा तो स्त्री को आज भी पैर की ज्योति कहा जाता है। जब तक महिलाओं के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं बदल जाता, तब तक उनकी स्थिति में सुधार की आशा स्वप्न जैसी ही समझनी चाहिए। जनता में महिलाओं के प्रति समानता मूलक दृष्टिकोण लाने के लिए कुछ ठोस प्रयत्न करने होंगे और उन तमाम रूढ़ियों, रीत रिवाजों, मान्यताओं तथा कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा जो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा हीन और तुच्छ बनाती है। स्त्री के प्रति हीनता की मान्यता पैदा करने वाली मुख्य बात तो यह है कि उसे आज भी वासना पूर्ति का साधन समझा जाता है और केवल वंश वृद्धि के लिए अपनाया जाता है। व्यावसायिक मनोवृत्ति के लोगों द्वारा अपनी वस्तुओं के विज्ञापन अथवा प्रचार को भड़कीला बनाने के लिए नारी देह का घिनौना उपयोग इस परंपरागत मान्यता को बरकरार रखने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। विचारशील व्यक्तियों द्वारा इस तरह की हरकतों का विरोध करने के बावजूद भी यह प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए उनमें अनावश्यक रूप से लड़कियों के चित्र छापे जाते हैं और वे भी इस ढंग से जिन्हें देखकर पुरुष के भीतर बैठा काम जागृत हो और वह पत्रिका खरीदने को तैयार हो जाए। विज्ञापनों और सिनेमा में तो यह व्यापार और भी विभत्स रूप से प्रचलित है। साथियों, तरस
तरस आता है उन लड़कियों पर जो थोड़े से पैसे के लोभ में आकर इस व्यापार में सहायक बनती हैं। सर्वप्रथम ऐसी मनोवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए। सर्वप्रथम ऐसी मनोवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए, लगानी चाहिए, और समाज सेविकाओं तथा विचारशील महिलाओं को भी इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। इस व्यावसायिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त नारी का जो चित्र सामान्य के सामने उभारा जाता है वह प्रायः दो तरह का है। या तो उसे अबला के रूप में चित्रित किया जाता है जो पुरुष की मोहताज है और अपनी जरा जरा सी बातों के लिए उसी पर निर्भर है, अथवा यदि उसे पढ़ी लिखी आधुनिका या कामकाजी स्त्री के रूप में दिखाया जाता है तो उसके स्वभाव में अक्खरपन, स्वार्थ, चरित्रहीनता जैसे दोषों को भी बहुलता पूर्वक उभारा जाता है। इन दो प्रकार के चित्रण में पहले चित्रण का प्रभाव तो परंपरागत मान्यताओं का पोषण करता है और दूसरे प्रकार का स्त्रियों को नए क्षेत्र में आगे न बढ़ने के लिए भड़काता है। अंकुश इस तरह की प्रवृत्तियों पर भी लगाया जाना चाहिए जो आदर्श नारी के स्वभाव को उभर कर नहीं आने देती। इन निषेधात्मक प्रयासों के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ विधेयात्मक कदम भी उठाए जाए। हम लोगों में यह मान्यता बुरी तरह घर कर गई कि लड़की पराया धन है। देखा जाए तो आज के वातावरण में लड़का भी अपना नहीं हो सकता। महंगाई, मान्यताएं और सामाजिक ढांचा कुछ इस प्रकार का बन चला है कि लड़के को बुढ़ापे का सहारा समझना भी दुराशा ही सिद्ध होता है। आने वाले 20-25 वर्षों में जबकि आज की संतान वयस्क होगी तब तो समय और न जाने क्या करवट लेगा। अतः लड़के को बुढ़ापे की लाठी मानकर लड़की को दुत्कारना भी अनुचित है। अच्छा तो यही है कि वृद्धावस्था के लिए आत्मनिर्भरता की जड़ें मजबूत बना दी जाए। मित्रों, नारी के संदर्भ में उपयुक्त चित्रण सत्य भी है और दुखद दुर्भाग्यपूर्ण भी। इस तथ्य को स्वीकार तो किया जाता है परंतु उसमें परिवर्तन नहीं लाया जाता। इसका मुख्य कारण उनके साथ जुड़ा हुआ हमारा लंबे समय का अभ्यास और तो और स्वतः पीड़ित नारी भी अपनी वर्तमान स्थिति की अभ्यस्त हो गई है और उसे स्वाभाविक समझने लगी है। कोई स्थिति कितनी ही दयनीय अथवा वांछनीय क्यों ना हो, पर जब वह अभ्यास में आ जाती है तो सह ही नहीं बन जाती वरन प्रिय भी प्रतीत होने लगती है। पुराने जमाने में यूनान के जेलर खानों में कैदी अंधेरी कोठरियों में रखे जाते थे। उन्हें प्रकाश सूर्य संपर्क में नहीं आने दिया जाता था। लंबी सजा भुगतने के बाद उनकी आंखें अंधेरा ही पसंद करती थी। प्रकाश उन्हें असह्य हो जाता था। अस्तु भागकर अंधेरे की ही तलाश करते और वापस जेल में पहुंचने का प्रयत्न करते। अपने यहाँ भिक्षावृत्ति को मान्यता प्राप्त है। जिन्होंने वंश परंपरा से भिक्षा व्यवसाय अपना रखा है वह उन्हें तनिक भी अनुचित या असम्मानजनक प्रतीत नहीं होता। गंदगी साफ करने और मैला ढोने वाले मेहतरों की नाक उस दुर्गंध की अभ्यस्त बन जाती है। उन्हें
दिन भर अपना यही काम करते रहने में कोई विशेष असुविधा नहीं होती। कषाय आदि के जो काम किसी अनभ्यस्त के लिए अत्यंत घृणित प्रतीत होते हैं, वे ही उसे दैनिक कृत्य मानकर चलने वाले लोगों के लिए सरल स्वाभाविक बन जाते हैं। सरल स्वाभाविक बन जाते हैं साथियों। रूढ़ियां और मान्यताएं, रूढ़ियां, मूढ़ताएं, अवांछनीयताएं, अंध परंपराएं भी अभ्यास में आते ही सुहाने लगती हैं और विवेक की दृष्टि से उनमें सब कुछ निरर्थक ही नहीं हानिकर प्रतीत होते हुए भी उन रूढ़ियों को छोड़ते नहीं बनता। सुधारक समझे जाने वाले लोगों के घरों में भी अवांछनीय रूढ़वादिता को प्रश्रय मिलता रहता है। विवाह शादियों में अनावश्यक अपव्यय के विरोधी लोग भी समय पर अपने बच्चों के विवाह में वही पुरानी लकीर पीटने लगते हैं और अपनी कमजोरी को मजबूरी बताकर उसी पुराने ढर्रे पर लुढ़कने लगते हैं। नारी की दयनीय दुर्गत भी, मित्रों, नारी की दयनीय दुर्गत भी इन दिनों ऐसे ही अभ्यास में आ गई है, उसमें कोई हर्ज प्रतीत नहीं होता। पुरातन के प्रति सहज मोह होने के मानवीय स्वभाव ने उस स्थिति को सहज और स्वीकार कर लिया है। अस्तु किसी क्षेत्र में उसका कोई खास विरोध नहीं होता। समाज सुधारक अपनी प्रगतिशीलता सिद्ध करने के लिए लेखों और भाषणों से नारी की वर्तमान स्थिति पर खेद प्रकट करते और सुधार की आवश्यकता बताते सुने जाते हैं, पर वे भी उस कार्य को इतना आवश्यक या महत्वपूर्ण नहीं मानते जिनके लिए तत्काल कुछ करना या कोई ठोस कदम उठाना आवश्यक समझा जाए। किसी ने छोटी पुस्तक लिख दी तो बहुत, किसी ने कोई कन्या पाठशाला खुलवा दी अथवा किसी ने कोई महिला संगठन का कागजी ढांचा खड़ा कर दिया तो बहुत, इससे आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। अब इतने से ही मन को संतोष मिल जाता है। जब इतने से ही मन को संतोष मिल जाता है और प्रगतिशीलता सिद्ध हो जाती है तो अधिक झंझट पालने के लिए कोई तैयार भी क्यों हो? प्रश्न विचारणी है। साथियों, पुरुष वर्ग को नारी की वर्तमान स्थिति यथावत बनाए रहने में अपनी ओछी दृष्टि के आधार पर लाभ ही प्रतीत होता है। शिशु पालन एक अच्छा व्यवसाय है। दूसरे के शरीर का मनचाहा उपयोग करने की छूट हो और उसमें कोई विरोध अवरोध उत्पन्न ना हो तो उसे मोटी बुद्धि अपने लिए लाभदायक ही मान लेती है। पर्दे के पिंजड़े में कैद अवांछनीय स्थिति में रहने की अभ्यस्त परंपराओं में जकड़ी प्रत्येक अनीत को धर्म के नाम पर सहन स्वीकार शिरोधार करने वाली नारी अधिक लाभदायक प्रतीत होती है। स्वतंत्र बुद्धि का विकास होने पर, स्वाभिमान जागृत होने पर तो वह उचित अनुचित की नुक्ताचीनी करने लगेगी। तब कुछ भी करते और कराते रहना कठिन हो जाएगा। यह सोचकर पुरुष का अंतः मन उसे सहज सुविधा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो उसे चिरकाल में अनायास ही उपलब्ध है। मित्रों, नारी आत्महीनता की ग्रंथ में बेतरह जकड़ी हुई है। आत्महीनता की ग्रंथ में बेतरह जकड़ गई। वह अपने ऊपर से भरोसा बेतरह खो बैठी
उसे मालिकों के आश्रय में ही खैर दिखाई पड़ती है। पेट के लिए, सुरक्षा आदि के लिए वे दूसरों पर ही अपने को अवलंबित मानती हैं। ऐसी दशा में भला बुरा जो कुछ सहना पड़े उसे सहते रहने में ही विधि के विधान की पूर्ति अनुभव करती है। स्वतंत्र व्यक्तित्व की अनेक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाने पड़ते हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व को अनेक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाने पड़ते हैं। कैदी को किसी बात की चिंता नहीं रहती, इसलिए अभ्यस्त मन कैदी की स्थिति को निश्चिंतता का सौभाग्य मान लेता है। पिंजड़े का पंछी पेड़ पर रहने वाले साथियों की तुलना में अधिक संतुष्ट दिखाई पड़ सकता है। वह घोंसला बनाने से दाना ढूंढने तक के अनेक झंझटों से बचा हुआ जो रहता है। सामंती सुविधाओं का उपयोग करने वाले पुरुष हर भली बुरी परंपरा को मान्यता देने वाला रूढ़वादी समाज, दयनीय दुर्दशा का अभ्यस्त नारी वर्ग, यह तीनों ही मिलकर एक मर्म भेदी त्रिशूल की स्थिति उत्पन्न करते हैं और उससे मानवीय प्रगति एवं सुख शांति का हनन होता है। सामंती सुविधाओं का उपयोग करने वाले पुरुष हर भली बुरी परंपरा को मान्यता देने वाला रूढ़वादी समाज और दयनीय दुर्दशा का अभ्यस्त नारी वर्ग, ये तीनों मिलकर एक मर्म भेदी त्रिशूल की स्थिति उत्पन्न करते हैं और उससे मानवीय प्रगति एवं सुख शांति का हनन होता है। कसाई घर के वातावरण में विरोध के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। दिन भर गला काटने और चमड़ी उधेड़ने वाले श्रमिक अपने कंधे को आंखें मूंद कर बेहिचक चलाते रहते हैं। जिनकी पूंजी लगी है और मोटा मुनाफा मिलता है, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं। जिन्हें मांस पकाना खाना है, वे भी उचित अनुचित के विवेचन का झंझट नहीं उठाते। सरकार को, समाज को कई तरह के टैक्स मिलते हैं और व्यावसायिक उत्पादनों का लाभ मिलता है। बेचारे पशु को ऐसी बुद्धि और स्थिति ही नहीं मिली कि वह कुछ कारगर प्रतिरोध कर सके। अस्तु मुद्दतों से कसाई पर बिना प्रतिरोध के चलते आ रहे हैं। मुद्दतों से कसाई घर बिना प्रतिरोध के चलते आ रहे हैं। यद्यपि हर दृष्टि से उनमें अनौचित्य भरा पड़ा है। साथियों, नारी की दयनीय दुर्दशा की विडंबना भी मुद्दतों से अपनी जगह पर बनी हुई है और उसने यथा स्थित का मूक मान्यता प्राप्त कर ली। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में पृष्ठ 38 से इसी विषय को पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।